नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की सोशल साइंस की क्लास में हम बात करने वाले हैं शिलालेख की काल निर्धारण की। देखिए, सोशल साइंस का इतिहास का आपका जो ये पहला चैप्टर चल रहा था, इस चैप्टर में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे। ये थोड़ा सा टफ चैप्टर आपका होता है, और टफ कहने के पीछे का तात्पर्य ये है कि इसमें मानव सभ्यता के शुरुआत से लेकर के और उन पॉइंट को दिया जाता है जहाँ तक हमने इतिहास लेखन को पूरी तरह विकसित कर लिया। तो यहाँ पे इतिहास पूरी तरह से बिखरा हुआ रहता है। हमको उन पॉइंटों को कलेक्ट करना होता है, और उन पॉइंट्स को कलेक्ट करने के बाद हम इतिहास को समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि इतिहास को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये जो पहला चैप्टर आपका है इतिहास का, सोशल साइंस का, इस इतिहास के पहले चैप्टर में आपने समझा है अभी तक कि इसके सोर्स क्या हैं। जो हिस्ट्री हम आज पढ़ रहे हैं, प्राचीन काल का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चला, हमें कैसे पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है वो मकान बना करके रहते थे, या फिर वैदिक काल में जो गाय थी वो पालतू पशु थी, या फिर मानव सभ्यता का विकास जो है वो भारत में नर्मदा नदी घाटी के आसपास हुआ, या फिर इस तरीके के जो भी पुराने जो प्रश्न आपके दिमाग में उठते हैं, तो उनका आंसर हमें कहाँ से मिला, वो इतिहास हमें कहाँ से पता चला। तो आपने कहा कि वो इतिहास हमें पता चला जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनसे, जो प्राचीन काल में कुछ लेखक ऐसे थे दूसरे देशों के जो हमारे देश में घूमने आए, उन्होंने लिखा, उससे हमें पता चला। और कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़मीन के नीचे कहीं ना कहीं खुदाई में निकल आती हैं। मान लीजिए प्राचीन काल में मनुष्य जानवर का शिकार करता था, और शिकार करने के लिए वो नुकीले पत्थर का प्रयोग करता था। अब नुकीला पत्थर अगर हमें कहीं से मिला और हमें आसपास से कहीं जानवर की हड्डी के साथ मिले, कुछ मिले, तो हमने उस पर रिसर्च किया, हमने उसकी एज निकाली। काल निर्धारण का मतलब है हमने ये देखा यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग से कि भाई यहाँ पर ये जो पत्थर है ये कितने साल पहले इसको तोड़ा गया होगा, इसको औजार के रूप में परिवर्तित किया गया होगा, या फिर ये जो जानवर की हड्डी के जो साक्ष्य हैं ये कितने पुराने होंगे। इसके आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि इस काल के लोग, यानी इतने साल पहले के लोग सामान्यतः जानवरों का शिकार पत्थर से किया करते थे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें इतिहास की, प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आज का जो लेक्चर है इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर होगा। इसके बाद आपके बहुत ही आसान चैप्टर यहाँ पे बचे रहेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है शिलालेख। शिला का मतलब आप जानते हैं पत्थर। शिला आप जानते हैं क्या होता है? शिला का मतलब होता है पत्थर, और लेख का मतलब होता है पत्थर पे लिखा हुआ। शिला का मतलब क्या हुआ? शिला का मतलब हुआ पत्थर, और लेख मतलब उस पर लिखा हुआ। तो आपको बताया गया था कि अशोक जो था, अशोक के समय से शिलालेखों का प्रचलन हुआ। अशोक ने पहली बार शिलालेखों को लिखवाया व्यवस्थित रूप से। उसने जो है कलिंग युद्ध को जीता। कलिंग जीतने के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसको लगा कि जो कलिंग में लोगों की हत्याएं हुई, जो लोग मारे गए, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए उसने शांति की नीति अपना ली, और उसने जगह जगह पर पत्थरों पर अपने जो लेख थे, अपने जो विचार थे, उनको लिखवाया। उसी को हम अशोक की शिलालेख कहते हैं। भारत में सबसे ऑथेंटिक, सबसे प्राचीन शिलालेख जो हैं वो अशोक के माने जाते हैं, और अशोक के शिलालेख से प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे शिलालेख और काल निर्धारण आज हम पढ़ेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। पहला ही टॉपिक है अशोक के शिलालेख। शिलालेख का आप मतलब समझ गए, ऐसे लेख जिनको पत्थर पर लिखवाया गया हो। आज के समय में सरकार होर्डिंग, बैनर लगवा देती है, टीवी पे ऐड दे देती है, जो भी उसको बोलना होता है। प्राचीन काल में राजा लोग क्या करते थे कि किसी जो बड़े बड़े रास्ते होते थे, जहाँ से लोग आते जाते थे, कॉमन रास्ते होते थे, वहाँ पे उसी रास्ते के किनारे पत्थरों पे लिखवा देते थे अपने विचार। लोग आते जाते उनको पढ़ लेंगे, वही शिलालेख हैं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने जो है युद्ध न करने की घोषणा कर दी, और उसने शांति अपनाने की घोषणा की। उसके बाद ही उसने शिलालेखों को लिखवाया। अब यहाँ पे जो पूछा जाए कि अशोक के शिलालेख जो है वो कौन सी लिपि में लिखे गए, तो ब्राही एवं खरोष्टी लिपि, इसको आप याद रखिएगा। कौन सी लिपि है? ब्राही एवं खरोष्टी लिपि में इनको लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। इनमें सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं का वर्णन है। अशोक का जो स्तंभ लेख है ये उत्तर भारत से केवल प्राप्त होते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत से नहीं प्राप्त होते। इससे पता चलता है कि अशोक जो है उत्तर भारत में प्रमुख रूप से शासन करते थे। अब इनको दो भागों में बांटा गया। बृहत स्तंभ लेख, यानी बड़े बड़े पत्थरों पर लिखवाया गया जो लेख है वो,
तो प्रथम लेख जो बड़े बड़े पत्थरों में लिखाया गया था वो कहाँ से मिला? प्रथम स्तंभ लेख हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित है और ये सहारनपुर के टोपरा नामक गांव में स्थित है। सहारनपुर यूपी में है और वहीं पर टोपरा गांव में ये लेख है, बड़े पत्थर पर लिखवाया गया था। दूसरा लेख उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में था। शम्स ए सिराज के अनुसार इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक महरौली ले गया। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था, दिल्ली सल्तनत का शासन था। इसने क्या किया, इसने जो है इस लेख को उठा करके दिल्ली ले गया ये, ठीक है। अगला है यहाँ पे तृतीय स्तंभ लेख। तो तृतीय स्तंभ लेख देखिए, यह स्तंभ लेख बिहार के चंपारण के लौरिया अरराज में स्थित है। आप में से अगर कोई स्टूडेंट चंपारण से बिलोंग करते हैं तो आप देखिएगा चंपारण में एक जगह है लौरिया अरराज, यहाँ पर अशोक का तीसरा स्तंभ लेख स्थित है। चौथे स्तंभ लेख की बात की जाए तो ये भी बिहार के चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़, ठीक है। कौन सी जगह? चंपारण में एक जगह है लौरिया नंदनगढ़, वहाँ पर स्थित है। ये जो अशोक ने शासनकाल के 26वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया तथा इसमें रज्जुक द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे 26वें वर्ष में। पांचवा स्तंभ लेख, इस स्तंभ लेख की खोज कलाइल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कलाइल द्वारा की गई थी। यह लेख बिहार के चंपारण जिले के बेतिया से 32 किलोमीटर दूर रामपुरवा से प्राप्त हुआ है। देखिए अशोक के बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो कि आपके चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? रामपुरवा से। अब छठा स्तंभ लेख, यह वर्तमान में प्रयाग जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? प्रयाग जिले में। इससे पूर्व है भीमसेन की गदा नाम से प्रसिद्ध था। बरुआ तथा कनिंगम आदि कुछ विद्वानों के अनुसार यह पहले कौशाम्बी में था। इसे कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में कि रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अशोक के 6वें स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। फिर है इसका 7वां स्तंभ लेख, इसको देखिए। इस स्तंभ में धम्म प्रचार हेतु किए गए कार्यों का वर्णन किया गया है। धम्म का मतलब है धर्म। अशोक जो है अंतिम समय में भागवत धर्म को छोड़ चुका था और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करता था। आपको पता होगा कि भारत में जितने भी धर्मों का उदय हुआ उन सबकी जो जननी है वो हिंदू धर्म है। जैसे हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उसमें भी महात्मा बुद्ध जो है वो पहले भागवत धर्म यानी हिंदू धर्म को मानने वाले थे, बाद में उन्होंने एक नया धर्म बना दिया। ऐसे महावीर हैं जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, वो भी पहले जो है वो भागवत धर्म यानी कि हिंदू धर्म को मानते थे। इसी प्रकार से सिख है, तो बहुत सारे धर्म हिंदू धर्म में से निकले हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि धम्म का मतलब है धर्म। इस शब्द से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या मतलब है यहाँ पर? धर्म। यह स्तंभ लेख मेरठ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेरठ में। अगला देखिए लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलर एडिक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे स्तंभ लेख जो कि छोटे पत्थरों पर लिखे गए थे। तो अशोक की राजकीय घोषणा जिन स्तंभ लेखों पर उत्कीर्ण है उन्हें सामान्य तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। यानी कि अशोक जो राज की घोषणा करता था, जैसे मोदी जी ने कोई राज की घोषणा कर दी कि आज रात 8 बजे के बाद 1000 और 500 के नोट बंद होंगे, यही अगर घोषणा अशोक को करनी हो तो वो टीवी पे तो आके कर नहीं सकता है, वो इसको पत्थर पे लिखवा के और लगवा देगा रोड के किनारे कहीं, तुम पढ़ लो, उसने लिखवा दिया है। तो इसमें पहला है निगाली सागर स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख नेपाल की तराई में लिगनीवा से 1 मील दक्षिण में निगाली के तट पर स्थित है। वर्तमान में इसे भीमसेन की निगाली कहते हैं। इसमें अशोक के राज्यकाल में 15वें वर्ष में अशोक द्वारा कनक मुनि के स्तूप के दर्शन का वर्णन मिलता है। सारनाथ स्तंभ लेख। अब सारनाथ तो सभी जानते हैं, वाराणसी में है सारनाथ। सारनाथ का इसका जो स्तंभ लेख है ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है और भगवान बुद्ध द्वारा यहीं पर सर्वप्रथम उपदेश दिया गया, ठीक है। भगवान बुद्ध ने उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद पहला उपदेश कहाँ पर दिया, तो आपने कहा कि सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर अशोक का एक भग्न स्तंभ तथा विख्यात सिंह शीर्ष भी प्राप्त हुआ है। अगला है सांची का स्तंभ लेख। तो सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सांची मध्य प्रदेश के प्रख्यात बौद्ध स्थल सांची भिलसा से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से प्राप्त अशोक का एक स्तंभ खंडित अवस्था में मिला है, यानी कि क्या हुआ है, वो टूट चुका है, खंडित है।
इस स्थान पर अशोक ने प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, जिसे सांची का स्तूप कहते हैं। स्तूप क्या होता है? जैसे आपने मंदिर देखा ना, उसी प्रकार से बौद्धों में स्तूप होते हैं। तो सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप, आपसे पूछ लिया जाएगा सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में, और सारनाथ का उत्तर प्रदेश में। अगला देखिएगा, रुक्मिणदेही स्तंभ लेख। यह लेख नेपाल के तराई में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल के तराई में। इसकी खोज फ्यूरर द्वारा की गई थी। इसमें अशोक के लुम्बिनी यात्रा का वर्णन मिलता है। लुम्बिनी गांव की इन्होंने यात्रा की थी, और इन्होंने जब उसकी यात्रा की तो वहाँ पे जो भू राजस्व था उसको घटा दिया। ठीक है, उस समय अशोक के समय में जो राजस्व यानी टैक्स का सोर्स था वो ज़मीन से मिलने वाला टैक्स था, क्योंकि और तो कोई सोर्स था नहीं उस समय आज की तरह थोड़ी ना था कि मोबाइल पे टैक्स लगा दो, लैपटॉप पे टैक्स लगा दो, गाड़ी कार पे टैक्स लगा दो, कूलर फ्रिज एसी पे टैक्स लगा दो। उस समय तो ज़्यादातर जो लोग थे वो खेती पर ही निर्भर थे। तो भू राजस्व को इन्होंने घटाने की घोषणा की। अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी की यात्रा पर गए, और यहाँ पर इन्होंने पाषाण स्तंभ, पाषाण मतलब पत्थर का स्तंभ लगवाया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने लुम्बिनी ग्राम से लगान 8.75% माफ़ कर दिया, अर्थात कुल उत्पादन का लगान के तौर पर 1/8वां हिस्सा ही दिया गया। शेष को क्या कर दिया गया? माफ़ कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि अगर आपसे पूछा जाए कि उन्होंने अशोक ने जो है लुम्बिनी ग्राम से लगान कितना माफ़ कर दिया, तो आपने कहा घटा करके उसको 8.75% कर दिया, यानी कि टोटल जो उपज होगी उसका 1/8 कर दिया लगान। इसको आप 8.75 और 1/8 को याद रखेंगे। कौशाम्बी आप जानते हैं इलाहाबाद के समीप स्थित है। इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। यहाँ पे बृहद भी मिला और शॉर्ट वाला भी मिला। गुहा लेख, गुहा लेख का मतलब होता है गुफा में लिख दिया। होता क्या था कि आज के समय में जब आसमानी बिजली चमकती है, पानी बरसता आदि आती है, तो हम लोग अपने घर में आ जाते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य गुफा के अंदर जाता होगा, क्योंकि उसने घर तो नहीं बनाया था, तो गुफा के अंदर रहते रहते उसने गुफा में कुछ लिखना भी सीख लिया होगा। ठीक है, तो गुफा में उसने जो कुछ लिखा उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम गुहा लेख बोलते हैं। गुहा लेख का मतलब आप समझ गए। यहाँ पे क्या हुआ कि मनुष्य जब गुफाओं में रहता होगा तो उसमें कुछ ना कुछ अंदर लिख देता होगा, उसी को हम बोलते हैं गुहा लेख। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर गुहा लेख की बात की जाए तो अशोक के गुहा लेख दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी से 3 गुफाओं पर उत्कीर्ण है। बराबर पहाड़ी है। ठीक है, इनकी संख्या 3 है और इनका तिथिक्रम 257 से 250 ईसा पूर्व तक माना जाता है। गया जिले में बराबर की पहाड़ियाँ, वहाँ पर गुफा है और उनमें लिखा गया है। ठीक है, इस लेख में अशोक द्वारा स्वयं के राज्याभिषेक के पश्चात 12 वर्ष में आजीवक संप्रदाय के साधुओं के रहने हेतु गुहा दान देने और उनकी धार्मिक सहिष्णुता का वर्णन मिलता है। साधुओं गुफाएं दान दी थी, उसी के बारे में उसमें लिखा गया है। इन लेखों को सर्वप्रथम कीटो महोदय ने स्तंभ से ऊपर का भाग मुद्रित तथा सेना और ब्यूलर ने संपादित किया था। तो कीटो और सेना और ब्यूलर का नाम याद रखिएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग पे चढ़ा लीजिएगा। अगला देखिए, अशोक के पश्चात के अभिलेख, रिकॉर्ड आफ्टर अशोका। अशोक के पश्चात भी कुछ लोगों ने अभिलेख लिखवाए होंगे। अशोक के पश्चात जो अभिलेख प्राप्त होते हैं वे मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। एक तो राजकीय और दूसरे गैर राजकीय। राजकीय का मतलब होता है जो सरकारी तौर पर लिखवाए जाते हैं, और गैर राजकीय का मतलब होता है जो निजी तौर पर लोग लिखवा देते हैं। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐड होते हैं जो सरकारी ऐड होते हैं, आया कि मलेरिया का उन्मूलन करना है, अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है सरकार की तरफ से। दूसरा आता है विमल पान मसाला, जिसका ऐड कर रहा है आपका जो है वो क्या नाम है, शाहरुख खान है, सलमान खान जो भी है वो ऐड कर रहा है, तो वो गैर राजकीय है ना। पान मसाला का ऐड राजकीय तो है नहीं, सरकारी नहीं है। तो राजकीय अभिलेखों में प्रशस्तियाँ एवं भूदान से संबंधित अभिलेख हैं। ठीक है, और गैर राजकीय अभिलेखों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त होती है। यदि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के गैर राजकीय अभिलेखों का वर्गीकरण किया जाए तो उनके प्रकार निम्नलिखित होंगे। जैसे व्यापारिक, कहा नहीं पान मसाला व्यापारिक है ना। दूसरा हो गया अविचारिक, यानी जादू टोना से संबंधित, वशीकरण वाले बाबा होते हैं ना, जादू टोना वाले बाबा, वो अपना ऐड देते हैं। उपदेशात्मक, कुछ बाबा लोग अपना उपदेश देते हैं, नैतिक अभिलेख लिखवा दिए उन्होंने। समर्पण तथा चढ़ावा चढ़ाएं तो आपका भला हो जाएगा। दान से संबंधित प्रशासकीय अभिलेख, प्रशस्तिपरक अभिलेख, तिथिक्रम और संबंध से संबंधित अभिलेख, स्मारक, ऐतिहासिक अभिलेख, मूर्तियाँ और चित्रकला, ये इस प्रकार के अभिलेख यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विदेशी अभिलेख की अगर बात की जाए
तो विदेशी अभिलेखों में एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख मुख्य है। एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख, इसको याद रखिएगा, जिसमें वैदिक कालीन देवताओं का वर्णन है। कौन से देवता? वैदिक कालीन देवताओं का इसमें वर्णन है तथा आर्यों से संबंधित जानकारी इसमें है। कहाँ से मिला ये? एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख है। इसके अतिरिक्त ईरान के पारसी, पॉलिस तथा नक्सेरुस्तम अभिलेख से भारत ईरान के संबंधों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ईरान के पारसी पोलिस, ईरान में कौन सा? पारसी पोलिस और नक्सेरुस्तम अभिलेख से भारत ईरान के संबंधों की जानकारी मिलती है। इसमें एशिया माइनर का बोगज कोई अभिलेख सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात करें अगर मुद्रा की, तो हमें प्राचीन काल मुद्राएं मिली हैं जिनसे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय का इतिहास क्या रहा होगा। जैसे आजकल आप देखते हैं ना, मुद्रा सिक्के जो होते हैं उन पर कुछ ना कुछ बना होता है। पहले सिक्का होता था, उस पर अनाज बना होता था 1 रुपये के सिक्के पर। अब 1 रुपये के सिक्के पर अंगूठा बना होता है। कहने का मतलब पहले 1 रुपये में अनाज मिल सकता था, अब 1 रुपये मिलता है ठेंगा। तो कुल मिला के सिक्के पे जो कुछ लिखा है, जो कुछ उसमें बना है, उस पर ईयर भी लिखा होता है, 2016 का बना, 2018 का। तो इन सिक्कों से हम इतिहास के बारे में कुछ जानकारी पता कर सकते हैं। प्राचीन काल में राजा लोग सिक्के पे अपनी फ़ोटो लगवा देते थे, उस पर अपनी कोई, जैसे जो समुद्रगुप्त था वो बीड़ा बजाते हुए अपनी फ़ोटो लगवाया था। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय बीड़ा प्रचलन में था, उस समय फ़ोटो लगाने का प्रचलन था, उस समय जो भी चीज़ें थी। तो यहाँ पे सिक्कों से भी हमें इतिहास पता चल सकता है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जा सकता है। प्राचीनतम सिक्के सोना, चांदी, तांबा और कांसा और सीसा प्रोटीन के मिले हुए थे। पकाई गई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा पूर्व के हैं, यानी कि ईसा पूर्व में प्राचीन काल में मिट्टी के ही सिक्के चलते थे, पकी हुई मिट्टी के सिक्के। कितना बढ़िया था, मिट्टी के सिक्के बनाओ और जाके कुछ भी खरीद लो। इनमें से अधिकांशतः कुषाण काल के सिक्के हैं। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अनेक चिन्ह उत्कीर्ण थे। बताया नहीं, सिक्के पे कुछ न कुछ बना देते थे, कहीं बिल्ली बना दी, कहीं कुत्ता बना दिया, कहीं राजा ने अपना फोटो बना दिया। इन्हें पंचमार्क कहा गया। ये आहत सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। सर्वप्रथम हिंद, यवन, यूनानियों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए, तो आप कहेंगे जो हिंद यवन है उन्होंने, जो है इंडो यवन ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए और इन सिक्कों पर उन्होंने कुछ लिखवाया भी, लेख भी लिखवाया। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले लोग कौन थे? हिंद यवन यूनानी थे। इन्होंने इस पर कुछ लेख भी लिखवाए। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गुप्तों ने। मतलब कुषाण के समय में एकदम शुद्ध सोने का सिक्का बनता था, ऐसे समझ लीजिए। और जो गुप्त काल आया उसमें ज़्यादातर सिक्के सोने के बनते थे, भले उसमें मिलावट हो। सातवाहन काल ने शीशे के मुद्रे जारी किए। सातवाहन एक वंश का नाम है, आंध्र प्रदेश की तरफ ये वंश विकसित हुआ था। और इन्होंने जो मुद्रा चलाई, जो सिक्के चलाए, वो सिक्के किसके थे? शीशे के बने हुए थे। समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, अभी मैंने बताया था। कुछ गुप्तकालीन सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम का शब्द उत्पन्न है। तो अश्वमेध आप जानते हैं, अश्वमेध एक यज्ञ होता था जिसमें क्या होता था कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था वो सारी ज़मीन राजा की हो जाती थी। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ता था तो राजा का उस व्यक्ति के साथ युद्ध होता था। तो इसके बारे में भी सिक्के पे लिखा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्के प्रायः पश्चिमी भारत में प्रचलित थे। प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुद्राओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जैसे यूनानियों की मुद्राएं, तो भारत पर यूनानियों के आक्रमण के पश्चात उन्होंने अपने क्षेत्र में मुद्रा जारी की। इन मुद्राओं पर यूनानी शासकों के नाम का उल्लेख मिलता था। कलात्मक दृष्टि से इनका बहुत महत्व है। लगभग 30 यूनानी सम्राटों एवं सम्राज्ञियों का ज्ञान इन मुद्राओं से हमें मिल जाता है। फिर है सिथियन तथा पर्थियन मुद्राएं। मौर्य साम्राज्य के पश्चात भारत पर जिन विदेशी शक्तियों ने आक्रमण किया तथा शासन किया, इनका विवरण इन मुद्राओं से प्राप्त होता है। इनमें यूनानी, शक, पर्थियन नाम मुख्य रूप से आते हैं। ये मुद्राएं कलात्मक दृष्टि से उच्च कोटि की नहीं है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मतलब बहुत अच्छी साफ सुथरी नहीं है, लेकिन फिर भी इनका महत्व इसलिए क्योंकि हमें इतिहास की जानकारी देती हैं। फिर है भारतीय शासकों की मुद्राएं। तो भारतीय शासकों ने अपने शासनकाल में कई प्रकार की मुद्राएं चलाईं। इनमें मौर्य, शुंग, सातवाहन, मल्ल, यौधेय, पांचाल, गुप्त, वर्धन काल की मुद्राओं का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। छोटे राजवंशों ने भी मुद्राएं चलाईं। तो कुल मिलाकर के भारत में देखेंगे आंध्र सातवाहन के जो लोग थे उन्होंने शीशे के चला दिए।
और गुप्त काल में सोने के सिक्के चलते थे। उससे पहले अगर बात की जाए तो शुद्ध सोने के सिक्के कब चलाए गए बताइए? तो कुषाण काल में शुद्ध सोने के और गुप्त काल में सोने के सिक्के चलते थे। अब है स्मारक। स्मारक का मतलब होता है कि कोई बिल्डिंग जो हो उसको स्मारक घोषित किया जा सकता है। ऐसे प्राचीन भारतीयों के इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्मारक का नाम आता है। इन स्मारकों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, देसी स्मारक तथा विदेशी स्मारक। कौन कौन से? देसी और विदेशी। देसी स्मारक देखिए, देसी स्मारकों के अंतर्गत मुख्य रूप से हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त अवशेष। देखिए, जो भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिले हैं तो क्या ये स्मारक में आएंगे? तो हमने कहा बिल्कुल आएंगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो भी हमें बिल्डिंग के साक्ष्य मिले, जो भी चीज़ें मिली हैं, तो ये स्मारक ही तो थे। जो बिल्डिंग अन्नागार मिला हमें हड़प्पा सभ्यता से अन्नागार मिला, या फिर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमको स्नानागार मिला, या फिर कहीं बैल के साक्ष्य मिले, कहीं घोड़े के साक्ष्य मिले। तो यहाँ पर अन्नागार हो चाहे स्नानागार हो चाहे कोई बिल्डिंग हो, ये क्या होंगे? स्मारक ही तो होंगे। तो तक्षशिला की खुदाई से प्राप्त कुषाण कालीन अवशेष, झांसी से प्राप्त गुप्त कालीन देवगढ़ का मंदिर, ठीक है, झांसी से देवगढ़ का मंदिर प्राप्त हुआ खुदाई में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी का देवगढ़ का जो मंदिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कई बार पेपर में पूछा जाता है। कानपुर के भीतर गांव से प्राप्त ईंटों के मंदिर इत्यादि को इसमें लिया जाता है देसी स्मारक में। कानपुर का ईंटों का मंदिर, झांसी का देवगढ़ का मंदिर और हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवशेष ये लिया जाता है। इसके अलावा अजंता और एलोरा की जो गुफाएं वहाँ पे चित्रकारी की गई है वो भी स्मारक हैं महाराष्ट्र में। नालंदा बिहार, नालंदा तो आप जानते होंगे, नालंदा से तांबे की बुद्ध की मूर्ति, नालंदा से बुद्ध की मूर्ति मिली है जो तांबे की बनी हुई है, तो ये स्मारक में शामिल है। विदेशी स्मारकों को अगर देखा जाए तो विदेशी स्मारकों के अंतर्गत जावा कन्नौज में स्थित मंदिरों एवं मूर्तियों, कम्बोज, यहाँ पे जावा कम्बोज में स्थित मंदिरों एवं मूर्तियों को मुख्य रूप से स्थान दिया जाता है। जावा कम्बोज, इन दोनों को याद रखिएगा विदेशी स्मारक में। इनमें प्राचीन भारत के बाहर धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार की जानकारी प्राप्त होती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि यहाँ के निवासी हिंदू धर्म के उपासक थे। कंबोडिया का भगवान विष्णु का मंदिर ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये कला एवं संस्कृति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इंडोनेशिया में यह है कंबोडिया। तो इंडोनेशिया के अनेक स्थानों पर आज भी हिंदू परंपराओं के अनुसार नाम रखे जाते हैं। यहाँ के निवासी रामायण को अपना आदर्श मानते हैं। इंडोनेशिया के मलाया में प्राप्त देवालय में शिव, पार्वती, गणेश एवं नंदी की मूर्तियाँ मिली हैं। ये विदेशों की बात की गई है कि विदेशों में भी मलाया में मिला है कुछ हमें इंडोनेशिया में, कंबोडिया में मंदिर मिले हैं और हिंदू जो हमारी रामायण है उस पर आधारित परंपराएं वहाँ चलते हैं। अब अगला टॉपिक है काल निर्धारण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ टाइम डिटर्मिनेशन। काल निर्धारण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमें कोई ऐसे पत्थर मिला नुकीला, ठीक है, और हमें एक दूसरा पत्थर मिला जो और ज़्यादा नुकीला है। एक पत्थर मिला हमें कैसा, ये कम नुकीला, और दूसरा मिला जो कि और ज़्यादा नुकीला है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब का है? तो हमने इसका किया यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, देखा कि ये 2000 साल पुराना है, ये देखा ये 1500 साल पुराना है। तो काल निर्धारण का मतलब है कि जो चीज़ें हमें मिली हैं उनका क्रम हम देखेंगे किस क्रम में मिली हैं, और हम देखेंगे कि वो कितनी पुरानी है, उससे हम टाइम का डिटर्मिनेशन कर देंगे, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। तो इसको देखिए, ऐतिहासिक काल में ऐसी बहुत सी घटनाएं लगातार हुई हैं जिनमें कई पेड़ व प्राणी धरती में दब गए, ठीक है, दब गए। भूकंप आया, कुछ आया, बाढ़ आई, दब गए। कुछ गहरे समुद्र में दब गए तो कुछ बर्फ़ में दब गए। अनेक घटनाओं के अवशेष जीवाश्म, जब जो ज़मीन के नीचे पेड़ पौधे जीव जंतु पशु पक्षी दब जाते हैं तो उनका जो अवशेष होता है उसे जीवाश्म कहते हैं। उसको खोदकर प्राप्त की गई वस्तु के रूप में आज भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। जीवाश्म आज भी मिलेंगे जो मिट्टी के नीचे दब गए थे। जीवों के चट्टानों में परिलक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जो दबे हुए अवशेष हैं जीवाश्म, वही जीवाश्म है जो कि पेड़ पौधे या फिर इंसान या फिर जानवर जो किसी कारण से ज़मीन के नीचे दबे हुए थे, जो मलबा था, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। कुछ दिन, सप्ताह तथा कुछ दिन, सप्ताह, माह व साल पहले की घटनाओं की गणना तो याददाश्त के भरोसे हम कुल मिलाकर के हम थोड़ी मोड़ी घटनाएं 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 2 महीने की याद रख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जीवाश्मों की तो ये पता नहीं कितने साल पहले मिट्टी में दब गए। जो पत्थर से वो पता नहीं कितने साल पहले उनका निर्माण हुआ, तो इनको पता करना कितने पुराने ये इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है कि पुरातत्व शास्त्रियों ने काल निर्धारण की विधियों की खोज की है।
इसमें सटीक एवं तुलनात्मक उम्र पता लगाई जा सकती है। काल या आयु निर्धारण मुख्यतः दो विधियों से प्राप्त किया जाता है। पहला सापेक्ष, दूसरा निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष। पहला सापेक्ष काल निर्धारण की विधियाँ। वे विधियाँ जो विभिन्न घटनाओं के समय का केवल तुलनात्मक अनुमान ही देती हैं, सापेक्ष काल निर्धारण विधियाँ कहलाती हैं। इस प्रकार से समय की गणना करना सापेक्ष काल निर्धारण कहलाता है। सापेक्ष विधियों में किसी पुरातात्विक अवशेष या जीवाश्म की आयु वर्षों में नहीं बताई जाती है। ठीक है, सापेक्ष में क्या होता है, हम ईयर में तो नहीं बता पाएंगे कितना पुराना है, लेकिन हम ये बता देंगे कि कौन जो है वो पहले का कौन बाद का। मान लीजिए हमें दो जीवाश्म प्राप्त हुए और हमें उनका ये देखना है कि कौन जीवाश्म कौन पहले का है और कौन बाद का है, तो इसके लिए सापेक्ष काल निर्धारण का हम यूज करेंगे। आयु का निर्धारण किसी दूसरे पुरावशेष या घटना से संबंध जोड़ते हुए यानी कंपेयर करते हुए किया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को समय के अनुसार क्रमबद्ध किया जा सकता है। जैसे स्तरीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे स्तरीकरण को आप जब देखेंगे, मान लीजिए किसी जगह पे कोई मिट्टी जमना शुरू हुई, कहीं बाढ़ आती है, वहाँ पे मिट्टी जम जाती है, तो पहले साल बाढ़ आएगी, थोड़ा मिट्टी जमेगी, थोड़ा सा इतना, फिर अगली साल आएगी तो ये मिट्टी थोड़ा और मोटी हो जाएगी, अगली साल आएगी और मोटी हो जाएगी। इसी को स्तरीकरण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे यह काल निर्धारण की सरलतम विधियों में से एक है। आसान शब्दों में इस विधि से आशय है सबसे नीचे तथा सबसे पुराना। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो सबसे नीचे की परत होगी वो सबसे पुरानी होगी, ये हम मान लेते हैं। स्थिरीकरण विधि में इंडेक्स फॉसिल या मार्कर फॉसिल का भी उपयोग किया जाता है। इंडेक्स फॉसिल प्राकृतिक अवस्था में एक निश्चित स्तर से प्राप्त होती है। ये जीवाश्म उन प्राणियों के होते हैं जो उन परत के बनते समय वहाँ पाए जाते थे। कहने का मतलब कोई परत यहाँ पे बनी नीचे नदी की बाढ़ में, तो बाढ़ में जो भैंस मर गई, गाय मर गई, कोई ऐसा जानवर इंसान मर गया तो उसमें दबा हुआ रहेगा ना। ठीक है, फिर अगली साल फिर से बाढ़ आई, फिर इसके ऊपर यहाँ पे फिर से जम गई, तो यहाँ पे क्या होगा कि नीचे वाला जो होगा वो ज़्यादा पुराना होगा कि ऊपर वाला, तो आप कहेंगे नीचे वाला। तो यही स्तरीकरण से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रारूप विधि, डिजाइन मेथड। इस विधि में वस्तु की आकार संरचना तथा उसके निर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट शैली का अध्ययन किया जाता है। अगर एक ही स्थान से दो तरह के पत्थरों से बने औजार प्राप्त हुए हैं तो दोनों की आपस में तुलना से समानता तथा असमानता परखी जा सकती है। जैसे मान लीजिए एक पत्थर का औजार प्राप्त हुआ वो ऐसा था, ठीक है, दूसरा प्राप्त हुआ जो थोड़ा नुकीला था, तीसरा प्राप्त हुआ जो और नुकीला था, तो आप बताइए कौन पहले का होगा। तो सबसे पहले तो ये होगा ना, ये बनाए नहीं जैसे का तैसा पत्थर था, मार दिया जानवर को। दूसरा ये उसके बाद का होगा, थोड़ा सा इन्होंने शेप दिया। तीसरा एकदम नुकीला, ये सबसे बाद का होगा। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि नहीं कौन सा पहले का कौन सा बाद का, बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, इस विधि का प्रयोग बहुत सीमित है। पत्थर से बने औजार, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ तथा अन्य वस्तुओं पर इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मिट्टी के बर्तन आप देखिए, शुरुआत में बर्तन आदमी किसी तरीके से बना लेता होगा, फिर उसने धीरे धीरे उसको और अच्छा चाक की सहायता से बनाया, थोड़ा उनको देखने में अच्छा बना दिया, उनको गोल बना दिया, फिर उसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग कर दी, कुछ चित्रकारी कर दी। तो जो बर्तन एकदम सुडौल हैं, जो अच्छे हैं, जिनके ऊपर चित्रकारी है, वो आधुनिक माने जाएंगे, और जो एकदम टेढ़े मेढ़े बने हैं, पुराने स्टाइल के हैं, वो पुराने माने जाएंगे। मूर्तियाँ भी आजकल मूर्तियाँ इतनी अच्छी बनती हैं, ठीक है, और जो एकदम शुरुआत की मूर्तियाँ होंगी, आप देखिए बुद्ध की जो खंडित मूर्ति है या फिर जो नर्तकी की मूर्ति हमें मिली हड़प्पा सभ्यता में, तो क्या वो उतनी अच्छी बनी थी? नहीं, यानी कि पुरानी मूर्तियाँ उतनी फाइन नहीं होती थी। तो हम दो मूर्तियाँ हमको दी जाएँ, एक बहुत पुरानी हो, एक बहुत नई हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी पुरानी कौन सी नई। मूर्तियों को छोड़ दीजिए, आप अपनी खुद की फ़ोटो देखिए। आप एक अपनी फ़ोटो देखिएगा आज से 4 साल पहले की और एक आज की, तो आपको बहुत अंतर उसमें पता चलेगा। किसी को भी आप दिखाएंगे अननोन पर्सन को, और आप अपना मुंह ढक लीजिए, हेलमेट लगा लीजिए, और उस अननोन पर्सन से पूछिए कि इनमें से कौन सी फ़ोटो पुरानी है, तो वो आपका चेहरा देखे बिना ही बता देगा कि इनमें से कौन सी फ़ोटो पुरानी है। ठीक है, चलिए अगला पराग परीक्षण विधि। पराग परीक्षण विधि क्या होती? इसके तहत वनस्पतियों के पराग कणों के माध्यम से तिथि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इस विधि की खोज लेनर वान फेस्ट ने की थी। पौधों द्वारा परागकण का वितरण एक सामान्य तथा आवश्यक प्रक्रिया है। परागकण बहुत छोटे, हल्के, टिकाऊ तथा वनस्पति विशिष्ट होते हैं। प्रागैतिहासिक मिट्टी से प्राप्त परागकणों से उस काल के पौधों तथा पर्यावरण को समझा जा सकता है। यानी कि जो परागकण होते हैं, निषेचन के लिए परागकणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पराग परीक्षण विधि में वनस्पतियों के बारे में जान सकते हैं किस प्रकार से वनस्पतियों का विकास हुआ है। लेनर वान फेस्ट ने इसका विकास किया है।
अगला है फौना एंड फ्लोरा विधि। तो फौना एंड फ्लोरा का मतलब होता है यहाँ पर जो आपके जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए इस विधि में वनस्पतियों व प्राणियों में होने वाले विकासीय परिवर्तन तथा उसके जीवाश्म प्रमाणों को वर्तमान में उपस्थित जीवितों से मिलाकर काल निर्धारण किया जाता है, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना क्या है, वनस्पतियों और प्राणियों में होने वाले विकासीय परिवर्तन के बारे में पता चलता है। जीवाश्म विधि फॉसिल, अभी आपको बताया गया कि फॉसिल क्या है, जो हजारों लाखों वर्ष पहले ज़मीन के नीचे कहीं पर पेड़ पौधे दब गए, कहीं इंसान दब गया, कहीं जानवर दब गए, वही जीवाश्म। तो इस विधि के अनुसार वे स्थान जहाँ पर विशेष विलुप्त जीवों के जीवाश्म प्राप्त होते हैं वे अधिकांशतः पुराने हैं। जिन स्थानों पर ऐसे जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं वे सामान्यतः नए। जीवाश्म प्राप्त होंगे तो माना जाएगा पुराने, क्योंकि वहाँ पहले कभी इंसान रहा होगा, और जहाँ जीवाश्म नहीं मिल रहे उसको नया माना जाएगा, क्योंकि वहाँ इंसान का साक्ष्य नहीं, यानी पहले इंसान वहाँ नहीं रहता होगा। अगला है फ्लोरीन विधि, फ्लोरीन मेथड। यह विधि हड्डी वाले प्राणियों वर्टिवेट्स के लिए ही उपयुक्त है, क्योंकि हमारी हड्डियों में फ्लोरीन पाया जाता है। और हम उस फ्लोरीन की मात्रा अगर देख लें कि उस हड्डी में कितनी मात्रा है, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हड्डी कितनी पुरानी है। इस विधि का आधार यह है कि एक ही स्थान पर पाई गई अस्थियों में फ्लोरीन की मात्रा लगभग समान होती है। इससे विभिन्न जीव एक ही परत या एक ही काल के हैं या नहीं, ये पता लगाया जा सकता है। अगर फ्लोरीन बराबर है तो हमें लगेगा कि ये लोग एक साथ मरे होंगे, अगर कम है तो इसका मतलब है जो जिसमें कम है वो पहले मर गया होगा। फ्लोरीन विधि में हड्डी वाले प्राणियों के बारे में पता चलता है कितना पुराना है। फ्लोरीन जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। अगला है निरपेक्ष काल निर्धारण की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एब्सोल्यूट डेटिंग। निरपेक्ष काल निर्धारण, ये सभी विधियाँ जो काल को निश्चित वर्षों की गिनती में बताती हैं निरपेक्ष विधियाँ कहलाती हैं। अभी क्या था कि हम जो है सापेक्ष में निश्चित वर्ष नहीं बता पा रहे थे, बस इतना बता पा रहे थे कौन सा पहले का कौन सा बाद का है। लेकिन निरपेक्ष में हम निश्चित वर्ष भी बता दे रहे हैं कि कितने साल पुराना है, ये निरपेक्ष है। इन विधियों में रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज किया जाता है। अब अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल की बात की जाए तो आप ज़रा बताइएगा कि यहाँ पे आज के समय में जो रेडियम वाली प्लेट देखी ना, रात में बहुत चमकती है, उसी से आप समझ लीजिए वो रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, बहुत चमकता है, ठीक है। इसी प्रकार से यूरेनियम जो है रेडियो एक्टिव मटेरियल है। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या होते हैं कि ये आप इनको यूज करिए या न करिए, धीरे धीरे ये अपने आप समाप्त होते रहते हैं। इनका एक समय होता है, उस समय के अनुसार ये अपने आप कम होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है, साइंटिफिकली नहीं बोल रहे, सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए आपने कहीं 4 किलो यूरेनियम रखा हुआ है, 4 किलो, और यूरेनियम जो है उसका हाफ टाइम 200 वर्ष है, तो क्या होगा 200 वर्ष बाद ही अपने आप 2 किलो हो जाएगा। यूरेनियम की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं हम हाफ लाइफ। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं, उनमें मात्रा में कमी आती है। इसी के आधार पर हम क्या करते हैं, काल निर्धारण करते हैं। रेडियो एक्टिव खनिजों द्वारा काल निर्धारण, तो इसको किसने बताया, 1896 में एंटोनी बेकरल नामक फ्रेंच भौतिक शास्त्री ने कुछ प्राकृतिक अयस्कों में अदृश्य किरणें उत्पन्न होने का पता लगाया। इस प्रकार अदृश्य किरणों के स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया का नाम रेडियो एक्टिविटी उन्होंने रखा, और जिन पदार्थों से यह किरणें उत्सर्जित होती हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ उन्होंने कह दिया। कुछ ही वर्षों में बहुत से रेडियो एक्टिव तत्व खोज लिए गए। रेडियो एक्टिविटी की गति नापने का तरीका काफ़ी रोचक है। एक निश्चित समय के बाद एक रेडियो एक्टिव पदार्थ पूर्व मात्रा का आधा रह जाता है। जैसा हमने बताया ना, यूरेनियम मान लो 200 साल है, तो वो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे दिया गया, ऐसे समझेंगे। किसी एक रेडियो एक्टिव तत्व के परमाणुओं की संख्या जितने समय में उसकी प्रारंभिक अवस्था की आधी रह जाती है उसे उस तत्व का अर्ध जीवन काल कहते हैं, ठीक है, हाफ लाइफ कहते हैं उसके, अर्ध जीवन काल। विभिन्न रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध जीवन काल अलग अलग होता है, जैसा कि कुछ का यहाँ दिया है। पोटेशियम का कितना होता है, 1.25 अरब साल, यानी कि पोटेशियम आप अगर 10 ग्राम रख दीजिए तो 1.25 अरब साल बाद 5 ग्राम रह जाएगा। रूबिडियम का होता है 48.8 अरब साल, यानी कि अगर आप 10 ग्राम रूबिडियम रख दीजिए तो 48.8 अरब साल बाद वो 5 ग्राम रह जाएगा। थोरियम अगर आप रख दीजिए तो 14 अरब साल बाद वो 5 ग्राम रह जाएगा। ऐसे ही यूरेनियम जो है वो आप 10 ग्राम अगर रखें हैं तो 70 करोड़ साल बाद वो 5 ग्राम रह जाएगा। ऐसे ही यूरेनियम 238 है, ये 4 अरब साल बाद 5 ग्राम रह जाएगा। खांसी आने लगती बोलते बोलते भाई, ठीक है। तो कार्बन अगर आप देखेंगे
तो अगर आप 10 ग्राम कार्बन रखते हैं तो ये 5730 साल बाद ये कितना रह जाएगा, 5 ग्राम रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो आप जो भी पत्थर हैं, जो भी चट्टानें, उनमें या तो कुछ ना कुछ तो पाया जाएगा ना, कार्बन तो पाया ही जाएगा, कुछ ना हो, कार्बन पाया जाएगा, यूरेनियम पाया जाएगा, थोरियम पाया जाएगा, पोटेशियम पाया जाएगा। तो हम उस चट्टान की आयु इससे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें यूरेनियम डेटिंग होता है और आपका कार्बन डेटिंग होता है। शुरू में तत्व की जितनी भी मात्रा ली जाए इस अवधि में वह आधी रह जाएगी, इसी को हाफ लाइफ कहते हैं। अपनी निश्चित रेडियो एक्टिविटी के कारण उपयुक्त सभी तत्वों का प्रयोग कालमापी के रूप में किया जाता है। ये तत्व अर्ध जीवन काल में बहुत कम है, आज विश्व में नगण्य मात्रा में उपलब्ध हैं। ठीक है, जबकि प्रारंभ में ये बहुत ज़्यादा थे, तो धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। प्रारंभ में बहुत थे, अब इनको जितनी जल्दी से जल्दी यूज कर लो अच्छा, नहीं तो ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए कार्बन 14 विधि। तो कार्बन 14 विधि की अगर बात की जाए, कार्बन 14 मेथड की बात की जाए, तो इसको आप याद रखेंगे। भूगर्भ शास्त्री, मौसम विज्ञानी, मानव शास्त्री तथा पुरातत्ववेत्ता बहुत सी घटनाओं का समय रेडियो कार्बन या कार्बन 14 विधि द्वारा बता सकते हैं। सामान्य कार्बन के परमाणु को कार्बन 12 कहते हैं। कार्बन 12 के प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन का एक और आइसोटोप होता है जिसे कार्बन 14 कहते हैं। मतलब सामान्य कार्बन नहीं है ये, कार्बन 14 ये आइसोटोप है उसका। और कार्बन 14 जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, रेडियो एक्टिव कार्बन है। इसमें 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए तो कार्बन 14 हुआ, वरना तो कार्बन 12 होता। जब रेडियो एक्टिव विघटन होता है तो अतिरिक्त न्यूट्रॉन ऊर्जा बाहर निकलती है और यह सामान्य वाला कार्बन बन जाता है। तो कार्बन 14 जो है जब सामान्य कार्बन बनेगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा ना कितने साल लगे होंगे। कार्बन 14 का निर्माण वायुमंडलीय नाइट्रोजन पर लगातार ब्रह्मांड किरणों की बौछार के कारण होता है। कार्बन 14 कैसे बनता है, तो आपने कहा कार्बन 14 जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो लगातार ब्रह्मांड की जो किरणें हैं उनका जब नाइट्रोजन के ऊपर बौछार होती है तो कार्बन 14 बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, कार्बन 14 वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से भोज्य ग्रहण करते हैं। भोजन के साथ ये कार्बनिक यौगिक जीवों में भी चले जाते हैं। कुल मिला के क्या है, कार्बन 12 का एक आइसोटोप है ये। इसका निर्माण नाइट्रोजन से होता है। जब जो अल्ट्रावायलेट ब्रह्मांड किरणें, जो कॉस्मिक किरणें वो नाइट्रोजन में पड़ती हैं तो इसका निर्माण हो जाता है। बाद में इसका विघटन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि भोजन के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है पौधों द्वारा। तो कार्बन विधि में किसका यूज किया जाता है, कार्बन 14 जो कि कार्बन 12 का एक आइसोटोप है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तभी से कॉस्मिक किरणों की बौछार वायुमंडल में नाइट्रोजन को C14 में बदलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्मिक किरणों के कारण नाइट्रोजन किसमें बदल जाती है, C14 में, कार्बन 14 बदलती है। चूँकि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर है इसलिए बनने वाला C14 भी स्थिर है। वैज्ञानिकों को वर्तमान में वायुमंडल में C14 और C12 का अनुपात भी पता है। बहुत से वैज्ञानिक इस अनुपात को स्थिर मानते हैं, यही अनुपात सजीवों में भी रहता है। जो अनुपात बाहर है वायुमंडल में वही हमारे जीवन में, हमारे शरीर में है। जब कोई जीवधारी जीवित रहता है तो उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन 14 कार्बन 12 के बीच साम्य बना रहता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाहर से कार्बन 14 आना बंद हो जाता है और मृतक के शरीर में उपस्थित कार्बन 14 धीरे धीरे विखंडित होने लगता है। समझिए, देखिए कहानी। कार्बन 12 जो है वो तो हर जगह है। कार्बन 14 में जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो कॉस्मिक किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वो बनता है कार्बन 14, और उसको हम इनलेट करते हैं, उसको हम अपनी बॉडी में लेते हैं। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक कार्बन 12 और कार्बन 14 का रेशियो बॉडी में बराबर रहता है, क्योंकि कार्बन 14 हमें मिलता रहता है। जब हम मर जाते हैं तो हमें कार्बन 14 मिलना बंद हो जाता है, शरीर में केवल कार्बन 12 रह जाता है। अब कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशियो है उसको अगर हम देखें, मान लीजिए मरते समय हमारे शरीर में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसे समझिएगा, हमारे शरीर में 5 जो है कार्बन 12 था और 5 कार्बन 14 था। अब कार्बन 12 तो 5 ही रहेगा चाहे जितने साल हमारी डेड बॉडी पड़ी रहे, लेकिन कार्बन 14 कम होता जाएगा क्योंकि रेडियो एक्टिव है, धीरे धीरे विखंडित हो जाएगा, गायब हो जाएगा ये। तो यहाँ पे अगर ये 4 ग्राम रह गया और हमें पता है कि मान लीजिए 2.5 ग्राम रह गया, 2.5 ग्राम, और कार्बन 14 5000 साल में आधा रहता है, तो हम क्या अनुमान लगा लेंगे कि आदमी 5000 साल पहले मर गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 14 कार्बन 12 का रेशियो देख के हम पता लगाते हैं कि आदमी कितने साल पहले मरा होगा।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रकार प्राणी की मृत्यु के बाद कार्बन 14 द्वारा विखंडन के कारण घटती जाती है और कार्बन 14 तथा कार्बन 12 का अनुपात घटता जाता है। इस प्रकार रेडियो कार्बन काल निर्धारण के रूप में व्यक्त किया जाए तो यह जीवाश्म जिसमें कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतना ही पुराना होगा, क्योंकि क्या हो गया, जितना पुराना होगा उतना ही कार्बन 14 उसके अंदर कम पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कार्बन 14 का अर्ध जीवन काल 5730 वर्ष है। इसके पश्चात कार्बन 14 की मात्रा 1/4 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये लगातार घटती चली जाएगी। एक जीवाश्म में 50,000 वर्ष के लगभग कार्बन 14 की मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि यह विधि मापने में अनुपयुक्त हो जाएगी। यानी 50,000 साल से पुराना है तो फिर हम कार्बन 14 से नहीं नाप पाएंगे क्योंकि वो गायब हो जाएगी। फिर अगली विधि है पोटेशियम आर्गन विधि। देखिए आज इसको हम ख़त्म कर लेते हैं, भले थोड़ा सा लंबा क्लास हो जाए, 40 मिनट हो गया है, 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। पोटेशियम आर्गन विधि को अगर देखा जाए तो जब 50,000 वर्ष से ज़्यादा पुराने जीवाश्म या सेलों की उम्र पता करनी होती है तो कार्बन 14 विधि अनुपयोगी हो जाती है। अभी आपको बताया गया क्यों कार्बन 14 से नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पोटेशियम आर्गन विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि की खोज 1948 ईस्वी में हुई थी। पोटेशियम अधिकांशतः चट्टानों के बनाने वाले खनिज में पाया जाता है। सामान्यतः पोटेशियम के साथ साथ चट्टानों में रेडियोएक्टिव पोटेशियम 40 K40 भी पाया जाता है। विखंडन द्वारा पोटेशियम 40 का 89% हिस्सा कैल्शियम 40 में और बचा हुआ 11% हिस्सा आर्गन 40 में बदल जाता है। आर्गन 40 एक अक्रियाशील गैस है। कार्बन आर्गन विधि दूसरी विधियों से इस बात में भी अलग है कि इस विधि में आर्गन गैस की मात्रा मापी जाती है। यह विधि उन चट्टानों की उम्र ज्ञात करने के लिए उपयोगी है जो ज्वालामुखी से निकले लावे से ठंडे होने के कारण बनी है। ज्वालामुखी के ठंडे हो जाने और पोटेशियम 40 के विखंडन से चट्टानों के अंदर लगातार आर्गन गैस बनकर कैद रहती है। जैसे जैसे चट्टानें पुरानी होती जाती है पोटेशियम 40 विखंडन से आर्गन 40 में बनती जाती है, अर्थात एक नवजात चट्टान में आर्गन 0 होती है। कुल मिलाकर के हम आज इतना ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, इसको हटा देते हैं और आपको थोड़ा सा दिमाग में घुस नहीं रहा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है। पोटेशियम आर्गन विधि है, रूबिडियम विधि है, लेड विधि है और इसके बाद हम सीधा आ जाएंगे सारांश पर और इसके क्वेश्चन पर। तो लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन करा देंगे। देख लीजिए, पोटेशियम आर्गन विधि आपका बचा हुआ है, रूबिडियम स्ट्रांसियम विधि आपका बचा हुआ है और इसके अलावा लेड विधि आपका बचा हुआ है। बस ये 3 चीज़ें हैं, इनको कवर करने के बाद हम क्वेश्चन कराएंगे तो लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।